नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अनुराग शर्मा आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो आइए दोस्तों, आज हम इस नए वीडियो के ऊपर चर्चा करते हैं। ये किसी जातक की एक क्वेरी आई थी। तो उस जातक की क्वेरी जो थी वह इस तरह थी कि सर, क्या मैं कॉस्मेटिक, परफ्यूम, डिओड्रेंट आदि का कार्य किसी जातक के साथ पार्टनरशिप में कर सकता हूँ? क्या मैं उसमें सफल हो पाऊँगा? तो जातक की जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ है, वह सब कुछ पहले पेज पर दिया गया है। तो जब जातक की ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिया गया, तो उनके मुताबिक जो कुंडली तैयार हुई है वह कन्या लगन की हुई है। और कन्या लगन 7 डिग्री 39 कला और 14 विकला के ऊपर आया है। तो जब भी कभी हम किसी जातक की पार्टनरशिप के बारे में देखते हैं, तो उसके लिए जो मुख्य भाव होता है वह 7वां भाव होता है, क्योंकि 7वें भाव से हमें पार्टनरशिप का आंकलन करना होता है। तो पार्टनरशिप हमारी सफल होगी किसी जातक के साथ, तो उसका कृष्णामूर्ति पद्धति में क्या नियम है, आइए सबसे पहले हम उस नियम को जानते हैं, फिर कुंडली पर विश्लेषण करेंगे। तो कृष्णामूर्ति पद्धति में सबसे पहले 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी देखा जाता है। यदि 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी, दूसरा भाव जातक का बैंक बैलेंस, 11वां भाव जातक की आय, और पार्टनरशिप हमारी किसी दूसरे व्यक्ति से होगी, तो स्वाभाविक है जब दोनों पार्टीज को उस पार्टनरशिप में फ़ायदा होगा, तभी वह पार्टनरशिप चली रहेगी। अब यदि पहली पार्टी को फ़ायदा हो, यानी कि जो पहली पार्टी है उसको लगन मानते हैं, और उसका जो फ़ायदा है 2nd भाव और 11वां भाव, क्योंकि 2nd भाव जातक का बैंक बैलेंस होता है और 11वां भाव उसकी आय। और ऐसे ही 7वें भाव के लिए उसका जो बैंक बैलेंस होता है वह 8वां भाव होता है, क्योंकि 7वें से दूसरा भाव हो गया, और 7वें से 11वां भाव हो गया 5वां भाव, यानी कि ओपोनेंट को भी फायदा हो। तो इसके लिए नियम इस प्रकार है, यदि 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी, दूसरा भाव, 11वां भाव, 8वां और 5वें भाव के साथ कार्येश बनाता हो, यानी कि 7वें भाव का उपनक्षत्र दूसरे, 5वें, 8वें और 11वें भाव का कार्येश हो, तो जातक को उसकी पार्टनरशिप में फायदा होता है और उसकी पार्टनरशिप सफल रहती है। और यदि 7वें भाव का उपनक्षत्र 12वें भाव या 6ठे भाव का कार्येश हो, तो जातक की पार्टनरशिप में कोई ना कोई दिक्कत, और यदि वह अकेला 12वें भाव का कार्येश हो, तो पहली वाली पार्टी उस पार्टनरशिप को तोड़ देगी। और यदि 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी, 6ठे भाव का कार्येश हो, तो सामने वाली पार्टी उस पार्टनरशिप से वॉकआउट हो जाएगी, यानी कि सामने वाली पार्टी उस पार्टनरशिप को तोड़ देगी। तो आइए दोस्तों, अब हम इस कुंडली पर चर्चा करते हैं। अब जहां देखें, जहां 7वें भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है वह केतु है। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो अचानक ही कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट करवा देता है जिंदगी में, जो व्यक्ति को पता भी नहीं होते कि मेरे साथ क्या होता है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो 7वें भाव का उपनिषद स्वामी वह केतु आ रहा है, क्योंकि कृष्णामूर्ति पद्धति में
सबसे ज़्यादा अहमियत भाव के उप नक्षत्र को दी जाती है। तो यहाँ हम सातवें भाव के नक्षत्र राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी को ना देखकर सातवें भाव के उप नक्षत्र को देखेंगे जो कि केतु है। अब यदि हम देखें, केतु जो है वह नौवें भाव में बैठा हुआ है। बट जहां पर हम यदि केतु को देखें, केतु की जो डिग्री है 7 डिग्री और 38 मिनट, और 10वें भाव की जो डिग्री है 7 डिग्री और 39 मिनट, यानी कि केतु जो है 10वें भाव से सिर्फ 1 मिनट पीछे है। तो इस लिहाज से हम केतु को 10वें भाव में गिनेंगे। यहां पर केतु को 9वां भाव बताया गया है, बट ये मशीन है तो मशीन में जो फिट किया होता है वह वही दिखाती है। बट यदि हम केतु की और 10वें भाव की डिग्री देखें तो बहुत ही नज़दीक है, यानी कि सिर्फ 1 मिनट का फर्क है। तो यहाँ पर हम केतु को 9वें भाव में ना मान के 10वें भाव में मानेंगे। और केतु जो है वह कन्या राशि में बैठा है। कन्या राशि केतु जो है वह मिथुन राशि में बैठा है, कन्या राशि में नहीं है। तो मिथुन राशि जो है वह बिजनेस की राशि है, व्यापार की राशि है। और केतु जो 10वें भाव में बैठा है। अब राहु और केतु ऐसे प्लैनेट होते हैं वे जिस राशि में बैठते हैं उस राशि स्वामी के सिग्निफिकेटर, यानी कि उस राशि स्वामी के जो जो भाव का वह कार्येश होता है उन भावों के राहु और केतु कार्येश बन जाते हैं। अब यदि देखें, जो केतु है वह बुध की राशि में है, और बुध को हम यदि सिग्निफिकेशन लिस्ट में देखें तो बुध जो है 5वें भाव का, दूसरे भाव का, चौथे, 7वें, पहले और 10वें भाव का कार्येश है। यानी कि 5वां भाव हमारे ओपोनेंट का, 11वां भाव उनका फायदा, सेकंड भाव पहली पार्टी का फायदा, चौथा और 7वां भाव, चौथा भाव जो है 7वें से 10वां भाव है, हमारे ओपोनेंट का स्टेटस 7वां भाव है जिससे हम डीलिंग करते हैं हमारा पार्टनर। पहला भाव हो गया पहली पार्टी जातक इटसेल्फ, और 10वां भाव हो गया पहली पार्टी का स्टेटस। तो यहां पर जो केतु है वह हमारे अच्छे भावों का सिग्निफिकेटर बन रहा है अपने राशि स्वामी के जरिए। अब केतु जो है वह राहु के नक्षत्र में है। अब राहु को देखें, राहु यहाँ हॉरोस्कोप में 3रा भाव दिखा रहा है, बट राहु भी उसी तरह 7 डिग्री 38 मिनट के ऊपर है, और चौथा भाव 7 डिग्री 39 मिनट्स के ऊपर है। तो जहाँ पर भी हम राहु को चौथे भाव में लेंगे, तीसरे भाव में नहीं लेंगे। तो यहाँ पर राहु जो है चौथे भाव का कार्येश बना। अब चौथा भाव हो गया हमारे ओपोनेंट का स्टेटस। अब राहु को यदि हम देखेंगे तो राहु आगे गुरु की राशि में है। अब गुरु जो है वह 5वें भाव में बैठा है, हमारे ओपोनेंट का फायदा, चौथा भाव है उनका स्टेटस, और 7वां भाव है हमारा पार्टनर जिससे हमने पार्टनरशिप करनी है। अब जैसे हमने सिग्निफिकेशन की बात की थी, तो जुपिटर की जो सिग्निफिकेशन है 5, 5, 11, यानी कि हमारे ओपोनेंट का फायदा और हमारा फायदा। तो यहाँ पर जो केतु का नक्षत्र स्वामी राहु है, और राहु जिस राशि में बैठा हुआ है वह जुपिटर है, और जुपिटर 5 और 11वें भाव का कार्येश बन रहा है। तो यहाँ पर जो हमें भाव चाहिए वह भी भाव आ गए। आगे केतु जो है वह फिर द्वारा राहु के उप में है, और राहु फिर द्वारा अपने राशि स्वामी से 5 और 11 और खुद चौथे भाव का कार्येश बन रहा है। तो यहाँ पर जो 7वें भाव का उपनक्षत्र केतु है वह हमें ये बता रहा है कि जातक अपनी पार्टनरशिप कर सकता है, और वह पार्टनरशिप में जरूर सफल होगा और दोनों पार्टियों को फायदा होगा। तो अब हम
इनकी महादशा, अंतरदशा और प्रंतरदशा की तरफ चलते हैं कि जातक की महादशा, अंतरदशा और प्रंतरदशा जातक को क्या फल देगी। तो आइए, जातक को 2 मई सन 2006 से गुरु की महादशा चल रही है और 1 सितंबर 2017 से जातक को चंद्र की अंतरदशा चल रही है। तो अब हम यहाँ गुरु की सिग्निफिकेशन देखेंगे कि जातक को गुरु की महादशा में क्या उसकी पार्टनरशिप से फायदा होगा। अब यदि देखें तो जुपिटर जो है वो 5वें भाव में बैठा है। 5वां भाव है हमारे ओपोनेंट का फायदा, चौथा भाव हो गया, 7वें से चौथा भाव गिने 10वां भाव हमारे ओपोनेंट का स्टेटस। और जुपिटर 7वें भाव में बैठा है, 7वां भाव हमारा ओपोनेंट। और जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है और वह अपनी महादशा में बेनिफिशियल रिजल्ट तो जरूर देगा। अब जो है जुपिटर आगे चंद्र के नक्षत्र में है और चंद्र जो है 5वें भाव में बैठा हुआ है और 11वें भाव का स्वामी है, यानी कि 5वां भाव हमारे ओपोनेंट का फायदा और 11वां भाव हमारा फायदा, यानी कि दोनों पार्टियों का फायदा है। वह पार्टी और उसने जिसके साथ पार्टनरशिप करनी है, दोनों का आपस में फायदा है। और जुपिटर फिर आगे चंद्र के ही उप में है, तो चंद्र फिर द्वारा 5 और 11, यानी कि जो महादशा स्वामी जुपिटर है वह जातक को पार्टनरशिप तो करवा रहा है और पार्टनरशिप में उसको फायदा भी दे रहा है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो जातक के पहले 7वें भाव के उपनक्षत्र ने बताया कि जातक अपनी पार्टनरशिप कर सकता है और उसमें सफल होगा, और उस चीज के ऊपर उसकी महादशा स्वामी जुपिटर भी मोहर लगा रहा है कि जातक का जो ये समय है वह पार्टनरशिप के लिए बहुत ही बढ़िया है, वो अपनी पार्टनरशिप कर सकता है। अब जुपिटर में जो आगे चंद्र की अंतरदशा है जो कि 1 सितंबर सन 2017 को शुरू हुई है। अब हम चंद्र की सिग्निफिकेशन पर जाएंगे। अब चंद्र जो है 5वें और 11वें भाव में बैठा है, यानी कि दोनों पार्टियों का फायदा। चंद्र फिर द्वारा अपने ही नक्षत्र में, फिर द्वारा 5 और 11, फिर दोनों पार्टियों का फायदा। चंद्र आगे राहु के उपनक्षत्र में है, तो राहु जो है वह चौथे भाव में मानेंगे हमारे ओपोनेंट का स्टेटस। राहु आगे जुपिटर की राशि में है, तो जुपिटर 5, 4, 7 यानी कि 7वां भाव हमारा ओपोनेंट, 5वां भाव हमारे ओपोनेंट का फायदा, और 5 और 7 यानी कि हमारे ओपोनेंट के साथ अच्छे रिलेशन यानी कि प्यार भरे रिलेशंस बने रहेंगे। तो यहाँ जुपिटर में चंद्र की अंतरदशा जातक के लिए बहुत ही लाभकारी है, उसके बिजनेस के लिए, उसकी पार्टनरशिप के लिए। और यदि अपनी पार्टनरशिप किसी जातक के साथ करेगा तो वह जरूर उसमें सक्सेस हासिल करेगा। तो दोस्तों, हम इस तरह से किसी भी पार्टनरशिप के बारे में देख सकते हैं कि जातक की पार्टनरशिप सक्सेस होगी या नहीं होगी, क्या दोनों पार्टियों को फायदा होगा। इस तरह हम किसी भी जातक के बारे में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।